लोकोमोशन एंड मूवमेंट इस चैप्टर से। इससे पहले अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर पढ़े। अपन ने सारे चैप्टर 1 आवर में कवर किए। अब आपका एग्जाम पास आ रहा है तो आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज करने के लिए ये जो वन शॉट वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर एक वीडियो आपको जल्दी से पहुंच सकता है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर। मूवमेंट क्या है? एक सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो ये याद रखना कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये किस में होता है? अमीबा में होता है। और अमीबा इसी से क्या करता है? मूवमेंट करता है। ये जो है एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला एंड टेंटेकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एक्सेट्रा। अब देखो, एक्चुअल लोकोमोशन का जो डेफिनेशन है ये इधर आता है कि सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। अपन वही वॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। कि ऐसी मूवमेंट जिसकी वजह से अपना प्लेस और लोकेशन चेंज हो जाए उसे अपन बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल अपन वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग करने में अपना मूवमेंट तो हो रहा है, हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है, लिम्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उस मूवमेंट में अपना प्लेस भी चेंज हो रहा है। अपन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है? उसी को अपन बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल फॉर्म्स ऑफ लोकोमेटरी मूवमेंट्स। लोकोमेटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट from those affecting other types of movement. For example, paramecium cilia helps in the movement of food through cytopharynx and locomotion as well. तो ये याद रखना कि जो पैरामोशियम होता है उसमें क्या है कि सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि दो काम करती है। एक तो मूवमेंट ऑफ फूड करती है थ्रू साइटोफैरिंग्स एंड वो सिलिया ऑल्सो हेल्प करती है लोकोमोशन। इसका मतलब है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो कुछ अलग होने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने नॉर्मली ऑर्गन्स कुछ फंक्शन कर रहे हैं वही ऑर्गन्स क्या कर सकते हैं? लोकोमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा के पास टेंटेकल्स होते हैं जो कि वो यूज़ करता है कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, लेकिन उसी टेंटेकल की वजह से वो क्या कर सकता है? लोकोमोशन भी कर सकता है। वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन द बॉडी पोस्चर। तो अपन जो ह्यूमन बींग्स है उसमें जो लिम्स होता है वो किस लिए होते हैं? चेंज इन बॉडी पोस्चर, लेकिन उसी लिम्स की वजह से अपन क्या कर सकते हैं? लोकोमोशन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ठीक है, द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट्स एंड लोकोमोशंस कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मूवमेंट्स है जो मूवमेंट्स है वो एक लोकोमोशन का पार्ट है। इसका मतलब जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे देखो, अपन का जो लोकोमोशन है वो मूवमेंट की वजह से अधूरा है। दैट मीन्स यहाँ उन्होंने एक लाइन दी है नीचे, क्या लाइन दी है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। इसका मतलब क्या है कि जब ये आप अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं या अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं तब क्या होती है? लोकोमोशन तो होता ही है, उसके साथ मूवमेंट होती है। अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ा लोकोमोशन का कि ऐसी मूवमेंट जिससे अपना लोकेशन चेंज हो उसे अपन लोकोमोशन बोलते हैं। लेकिन जो मूवमेंट्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए कैसे? देखो, जो अब मैं यहाँ राइटिंग करने के लिए मेरे हैंड की मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये लोकोमोशन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हैंड की लोकेशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, मैं अपना जॉ की मूवमेंट कर रहा हूँ लेकिन इसमें मेरी लोकेशन नहीं चेंज हो रही, तो इस जॉ की मूवमेंट को अपन मूवमेंट बोल सकते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं बोलते। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो, मेथड्स ऑफ लोकोमोशंस परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट and the demand of the situation. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions to escape from the enemies. तो इन सब के लिए अपन क्या करते हैं? लोकोमोशंस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो जनरली अपने बॉडी में 3 टाइप्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो पहले होते हैं, ये देख रहे हैं अपन ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो पहली होती है अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो देखते हैं इन्हें अपन डिटेल में देखते हैं। तो देखो, अमीबॉइड जो मूवमेंट होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? जो अपने ब्लड सेल से मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट यानी WBC, आपको पता ही होगा कि जो मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट है अपने ब्लड की वो क्या करती है? अमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं? ये देखो फॉर एग्जांपल ये अपनी WBC है, वो क्या करती है? ऐसे पैरापोडिया प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अपन सुडोपोडिया प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या करती है? वो फॉरवर्ड मूव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया, एंड उसी को अपन बोलते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक अमीबा जैसा है, अमीबा भी क्या कर रहा था? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अमीबा कर रहा था, और ये अपनी WBC वो भी क्या करती है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? साइटोस्केलेटल एलिमेंट, माइक्रोफिलामेंट। तो ये याद रखना कि इसमें जो अमीबॉइड मूवमेंट है इसमें माइक्रोफिलामेंट क्या करता है?
इन्वॉल्व होता है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट इज इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं सिलियरी मूवमेंट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। जहाँ जहाँ सिलिया प्रेजेंट होती है, तो सिलिया कहाँ प्रेजेंट होती है? सिलिया आर प्रेजेंट इन ट्रकिया एंड दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसमें सिलिया प्रेजेंट होती है और ये सिलिया क्या करती है? मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? अपना जो डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव होता है एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर, तो उसको रिमूव करने में ये मूवमेंट हेल्प करती है। दूसरा जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सिलिया प्रेजेंट होता है, वो किस में हेल्प करती है? पैसेज ऑफ ओवा। तो ये बातें अपन को याद रखना है कि जो अपना मूवमेंट है वो किसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन मस्कुलर मूवमेंट। मूवमेंट्स ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, तो ये बात याद रखना है, जो अपने मसल्स होते हैं उनके पास होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। ओनली यही प्रॉपर्टी नहीं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं अपने मसल के पास, लेकिन अभी के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी यहाँ से याद रखना, बाकी की प्रॉपर्टी अपन आगे देखेंगे। तो मसल है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, these are effectively used for locomotions and other movements by the human beings and majority of the multicellular organisms. Locomotion require a perfect coordination, तो याद रखना कि तीन चीज़ों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फॉर लोकोमोशन। तो किस किस के बीच में? एक तो होता है एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो अपना मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा? अपना लोकोमोशन प्रॉपरली हो सकता है, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि इस चैप्टर में, ये तो सब जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, अब अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें अपन टाइप्स ऑफ मसल पढ़ेंगे, देयर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, मसल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पढ़ेंगे एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अपन स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन मसल से। देखो, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द सिलिया एंड फ्लैजेला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो अपन ने पढ़ा है कि जो सिलिया होता है, फ्लैजेला होता है एंड एक और होता है पिलाए, ये सब क्या होते हैं? अपने सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ्स होते हैं। फ्लैजेलर मूवमेंट्स हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। तो ह्यूमन बॉडी में फ्लैजेला कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोजोआ में प्रेजेंट होता है। स्पर्म में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो कि स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ को हेल्प करता है, ठीक है। देखो, फ्लैजेलर मूवमेंट्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं? एक तो फर्स्ट होता है अपना स्पर्म में, दूसरा होता है स्पंजेस में, स्पंजेस आगे देखेंगे अपन। देखो, जो फ्लैजेलर मूवमेंट होता है वो हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पंजेस। तो स्पंजेस में वाटर करंट मेंटेन करने के लिए फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प होता है। और जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो उसमें लोकोमोशन के लिए होता है, कौन सा प्रोटोजोआ? यूग्लिना। तो यूग्लिना में लोकोमोशन के लिए फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये होगा फ्लैजेलर मूवमेंट के बारे में। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन। देखो, यम फॉर मसल एंड यम फॉर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये याद रखना कि मसल जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी, ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है, ये एमसीक्यू है कि 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। अब मैंने ऊपर एक प्रॉपर्टी बताई कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और भी कुछ प्रॉपर्टी मसल में प्रेजेंट होती है, वो कौन कौन सी होती है? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। दीज आर सम प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन द मसल्स। तो ये प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? प्रॉपर्टीज फर्स्ट होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फिर और कौन सी होती है? एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज मसल में प्रेजेंट होती है, ये आपको याद रखना है, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। तो मसल्स को अपन ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, appearance and nature of regulation of their activities. Based on their locations, there are 3 types of the muscles named as skeletal muscles, visceral muscles and cardiac muscles. अब पहले अपन देखते हैं skeletal muscles. Skeletal muscles are closely associated with the skeletal component of the body. नाम में ही skeletal muscles, तो ये क्या होगी? अपना skeletal component जो है अपना बॉडी का, उसको क्लोजली एसोसिएटेड होती है। जैसे कि वो स्केलेटल मसल अपने बोन पे प्रेजेंट होती है, और बोन जो है एक पार्ट है अपने स्केलेटल सिस्टम का। दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। तो ये जो प्रॉपर्टीज है मसल्स की, वो आपको याद रखना है कि जो स्केलेटल मसल्स है उनका अपीयरेंस कैसा है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। तो इसका अपीयरेंस कैसा है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल, इसीलिए उन्हें स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। तो ये भी एक उसका प्रॉपर्टी है कि ये जो मसल्स है वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर
नोन एज अ वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस, तो जो अपना स्केलेटल मसल होता है वो इन्वॉल्व होता है लोकोमोटरी एक्शंस में और एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट देखते हैं अपन विसरल मसल्स। नेक्स्ट है अपना विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स। तो नाम में ही है विसरल, और अपने बॉडी में विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो विसरल मसल्स है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विसरल ऑर्गन्स में, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यहाँ प्रेजेंट होती है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन। तो देखो जो स्केलेटल मसल था उसमें स्ट्राइएशन था और यहाँ स्ट्राइएशन नहीं है, ठीक है। एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, वो कैसे थे? स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस, ठीक है। ये होगा इनका डिफरेंशियल पॉइंट्स। हेंस दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल। तो इनका अपीयरेंस स्मूथ है और ये नॉन स्ट्राइटेड है, इसीलिए इन्हें स्मूथ मसल्स बोलते हैं और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। तो अपन ने जब फूड को अपन ने जब डाइजेस्ट करना है तो अपने कंट्रोल में है क्या? तो वो जो एक्टिविटी है अपने कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उन्हें बोलते हैं तो उसे इसीलिए उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। तो नॉट इन आवर वॉलंटरी कंट्रोल, सो इसीलिए उन्हें अपन बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये किस में हेल्प करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनेटल ट्रैक्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट यही जो अंडरलाइन किया है वो बात याद रखना है कि इसमें स्ट्राइएशंस होता है, स्ट्रिप्टेड होते हैं और ये वॉलंटरी होते हैं। और जो विसरल मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स होते हैं, उनमें स्ट्राइएशन नहीं होता, ठीक है। और इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कार्डियक मसल्स। कार्डियक नाम से पता चलता है कि ये मसल्स कहाँ होंगी? हार्ट में प्रेजेंट होगी, हार्ट में प्रेजेंट होगी। आर द मसल्स ऑफ द हार्ट, मेनी कार्डियक मसल्स सेल्स असेंबल्स इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। तो एक बात याद रखना, जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो ओनली किस में प्रेजेंट होता है? अपना कार्डियक मसल्स में होता है, बाकी दोनों मसल्स में ब्रांचिंग पैटर्न नहीं होता, ठीक है। टू फॉर्म अ कार्डियक मसल बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड। तो सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स ये भी क्या होती है? स्ट्राइटेड मसल्स होती है। दे आर इनवॉलंटरी एंड अपना जो विसरल मसल्स है उसके जैसा है, इनवॉलंटरी होती है। इसका मतलब इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स ये क्या है? स्ट्राइटेड है, और जो अपना विसरल मसल्स है उसकी जैसे इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। बिकॉज द नर्वस सिस्टम डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दिस मसल्स, ठीक है। लेट अस एग्जामाइन स्केलेटल मसल्स इन डिटेल। अब अपन स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स। तो देखो ये पूरा जो है ये स्केलेटल मसल है, पूरा जो है एक स्केलेटल मसल है। ये किससे बना है? तो ये एक एक मसल बंडल से बना है। तो बहुत सारे मसल बंडल्स ऐसे साथ में आते हैं और क्या बनाता है? अपना स्केलेटल मसल बनता है। तो देखो जो मसल बंडल है उसके ऊपर के कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? फैसिया बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो मसल बंडल को अपन बोलते हैं फैसिकल्स, एंड दिस फैसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज फैसिया, ठीक है। तो उसके कवरिंग को क्या बोलेंगे अपन? फैसिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। देखो एक मसल बंडल में ये बहुत सारे ऐसे क्या है? मसल फाइबर्स है। तो बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर्स है। इसका मतलब एक मसल बंडल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, एंड also we can also say that one muscle is made up of number of muscle bundles. इस आपको ये समझ में आ रहा है इन टर्म्स? तो ये टर्म्स आपको याद रखना है कि जो मसल होता है वो बहुत सारे मसल बंडल से बना होता है, और जो मसल बंडल होता है वो बहुत सारे मसल फाइबर से बना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे अपन सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं, जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है नॉर्मल सेल में उसी को इन्होंने नाम दिया कि सार्कोलेमा, इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। मसल फाइबर इज अ सिंसिशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। सिंसिशियम का मतलब होता है कि वहाँ जो सेप्टा नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो न्यूक्लियस है वहाँ एक वेल डिफाइंड सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जो सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसे कंपार्टमेंट नहीं होता, ठीक है। उसे बोलते हैं अपन सिंसिशियम, कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो अपना स्केलेटल मसल होता है वो सिंसिशियम होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अपना नॉर्मल सेल में अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है उसी को इस मसल सेल में क्या बोलेंगे अपन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैल्शियम स्टोर करता है, और यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? कैल्शियम स्टोर करता है। कौन करता है? अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm. तो ये बात याद रखना कि ये देखो, ये अपना एक मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, और इसमें क्या होता है, ऐसा उसका ये सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा है, ठीक है, सार्कोलेमा यानी उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बीच में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि अपना नॉर्मली अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बोलते हैं। अब इस मसल के सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे पैरेलली अरेंज क्या होते हैं, मायोफिलामेंट होते हैं। तो ऐसे पैरेलली अरेंज बहुत सारे मायोफिलामेंट होते हैं इस मसल फाइबर में, ठीक है। तो ये हो गया अपने मायोफिलामेंट। तो मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। अब देखो, एक जो ये मायोफाइब्रिल्स होता है ना, ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। तो इसमें क्या होता है, ऐसे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड इसमें प्रेजेंट होता है। ईच मायोफाइब्रिल में क्या होता है, ऐसे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। सपोज ऐसा इसमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये डार्क एंड लाइट बैंड क्यों आए। देखो, a detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to distribution pattern of two important proteins। तो ये जो डार्क एंड लाइट बैंड जो है वो किसकी वजह से, दो प्रोटीन की वजह से, जिसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो ये दो प्रोटीन को याद रखना कि जो स्ट्राइएशन है और जो अपना डार्क एंड लाइट बैंड है किसकी वजह से, एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से। द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन। तो याद रखना कि जो लाइट बैंड है वहाँ क्या होता है, एक्टिन होता है, उसमें होता है एक्टिन, और जो फिर डार्क बैंड है उसमें क्या होगा, मायोसिन होगा, मायोसिन होता है, ठीक है। अब जो लाइट बैंड है उसी को अपन आई बैंड भी बोलते हैं, जिसका नाम है आइसोट्रोपिक बैंड। तो लाइट बैंड को अपन क्या बोलते हैं, आई बैंड, वेयर एज द डार्क बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड और अनआइसोट्रोपिक बैंड। तो ये उसके नाम है, उसको याद रखना, ठीक है। अब देखो, मायोसिन, वो तो अपन जो ए बैंड है वो किसको बोलेंगे, मायोसिन को बोलेंगे। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइबर, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर। देखो, जो एक्टिन है, ये अपना जो एक्टिन है वो कैसे होता है, थीन होता है। तो ये कैसे होता है, थीन होता है। अब ऐसे समझो कि ये थीन होता है, इसलिए इसका कलर कैसे होता है, लाइट है, ठीक है, लाइट कलर का है। और ये जो मायोसिन होता है वो क्या होता है, थिक होता है, इसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो डार्क होता है। समझ में आ रहा है। तो एक्टिन फिलामेंट इज अ थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड एज थीन एंड थिक फिलामेंट। तो एक्टिन को बोलेंगे अपन थीन फिलामेंट एंड मायोसिन को बोलेंगे थिक फिलामेंट। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, देखो ईच आई बैंड के सेंटर में क्या होता है, इलास्टिक फाइबर, जिसे अपन बोलते हैं जेड लाइन। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखना कि जी एक अपना टीवी का चैनल है जी टीवी, और एफएम जो कि रेडियो होता है, ठीक है, एफएम रेडियो। ये दो वर्ड्स याद रखना कि जो जेड लाइन होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है, ई से इलास्टिक। और आगे अपन देखते हैं विच बाइसेक्टेड। तो ये जो जेड लाइन होती है, देखो यहाँ दो जो एक्टिन है, देखो यहाँ एक्टिन है, यहाँ एक्टिन है, एक्टिन एक्टिन। तो इस एक्टिन फिलामेंट के बीच में से कौन सी लाइन जाती है, जेड लाइन जाती है, जो कि इलास्टिक होती है। और ये जेड लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एक्टिन फिलामेंट को, बाइसेक्ट इट। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन्स। तो जो अपना एक्टिन फिलामेंट होता है वो जेड लाइन्स को अटैच होता है। थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड्स आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय द थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज यम लाइन। तो जो यम लाइन होती है, यहाँ अपना एफ एम ए ट्रिक है, तो एफ फॉर फाइब्रस, और जो यम लाइन होती है अपनी फाइब्रस होती है। तो ये सिंपल वर्ड्स की वजह से अपन याद रख सकते हैं। समझ में आया। ये एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। तो जो अपना मायोफाइब्रिल है उसमें ऐसे आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड होगा, ए बैंड होगा, ऐसे अल्टरनेटिवली वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। देखो, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, उसका मतलब क्या है, यहाँ एक जेड लाइन है, यहाँ एक जेड लाइन है, इस बीच के पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलते हैं। तो बीच के पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, कंसिडर एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड इसे बोलते हैं अपन सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखना कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सार्कोमियर, ठीक है। इन रेस्टिंग स्टेट the edges of the thin filament on either side of the thick filament are partially overlap the free ends of the thick filament। इसका मतलब क्या है कि
इन रेस्टिंग कंडीशन जो आई फिलामेंट होते हैं एंड जो अपना ए फिलामेंट होते हैं उसके क्या है, एजेस पार्शियली ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ ओवरलैपिंग दिख रहा है ना अपन को, तो ये पार्शियली ओवरलैप होते हैं। और जो एरिया ओवरलैप नहीं हुआ, जो एरिया ओवरलैप नहीं हुआ उसे बोलते हैं अपन एच जोन। ठीक है, लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रली क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है जहाँ ओवरलैपिंग नहीं हुई। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप, उसी को बोलते हैं अपन एच जोन। तो ये बात आपको समझ में आई कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसके बीचों बीच एक लाइन होती है, उसे अपन जेड लाइन बोलते हैं। और जी ऐसे अपनी ट्रिक है, तो ये जो जेड लाइन है वो इलास्टिक होती है। और जो ए बैंड है उसके बीचों बीच कौन सी लाइन होती है, यहाँ यम लाइन होती है और वो होती है फाइब्रस लाइन। ठीक है, एफएम, तो फाइब्रस इन नेचर होती है। ठीक है, अब जो एक्टिन एंड अपना ए बैंड है मायोसिन फिलामेंट, ये सब क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। और जो एरिया ऑफ ए बैंड ओवरलैप नहीं हुआ उसे बोलते हैं अपन एच जोन। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ फिलामेंट। तो जो एक्टिन होता है उसमें क्या होते हैं, 2 एफ फिलामेंट होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 2 एफ फिलामेंट होते हैं, हेलिकली ऊन टू ईच अदर। तो देखो यहाँ, देखो ये एफ फिलामेंट है एक्टिन का, तो ये एक एक्टिन है उसमें क्या है, देखो ये जो पूरा एक एफ फिलामेंट है और एक एफ फिलामेंट, तो ऐसे 2 एफ फिलामेंट होते हैं एक्टिन में। तो यहाँ 2 ग्रीन वाला दिख रहा है ना, तो ये 2 एफ फिलामेंट है एक्टिन के। ठीक है, ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन। तो देख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि जो एफ फिलामेंट है वो किससे बना है, ये ग्लोबुलर जी एक्टिन से बना है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर जी एक्टिन। तो सिंपल है, जो एफ फिलामेंट है और एफ एक्टिन है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। तो समझ में आ रहा है अपन को? सिंपल डायग्राम में दिया है कि जो एक्टिन है वो 2 एफ फिलामेंट से बना है और एक एफ फिलामेंट किससे बना होता है, मोनोमर्स ऑफ एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन। यानी बहुत सारे जी एक्टिन साथ में आके क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं। 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन। तो 2 फिलामेंट्स और होते हैं, ट्रोपोमाइसिन ऑल्सो रन्स क्लोज टू द एफ एक्टिन। तो देखो ये जो 2 और फिलामेंट है उसे बोलते हैं अपन ट्रोपोमाइसिन। तो ये पिंक वाला है ट्रोपोमाइसिन, ये 2 फिलामेंट्स ऑल्सो एक्टिन एफ एक्टिन के साथ रन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लिंक। A complex protein troponin is distributed at a regular interval on the tropomyosin। तो जो अनदर अपना एक फिलामेंट होता है वो ट्रोपोमाइसिन, उस पर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट होता है एट अ रेगुलर इंटरवल, जिसे अपन बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन क्या होता है, एट अ रेगुलर इंटरवल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है उस किस पे, ट्रोपोमाइसिन पे। इन द रेस्टिंग स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो ये जो अपना जो एफ एक्टिन के ग्लोबुलर हेड है इस पे क्या होता है, इस पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं। तो यहाँ दिखाया है कि यहाँ जो हेड होते हैं, सॉरी ये अपना मायोसिन है, लेकिन ये जो ग्लोबुलर हेड है इसी पे क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होते। तो इस साइट्स को मास्क करने का काम कौन करता है, ट्रोपोनिन करता है। सिंपल ये बात याद रखना कि ट्रोपोनिन क्या करता है, मायोसिन साइट को बाइंड करता है। ठीक है, मास्क करता है ईच मायोसिन। अब मायोसिन के बारे में ये सब पढ़ा अपन ने एक्टिन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते अपना थिक फिलामेंट मायोसिन इज ऑल्सो पॉलीमराइज प्रोटीन, ये भी पॉलीमर है। मेनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज मेरोमायोसिन। तो ये किसका पॉलीमर है, मेरोमायोसिन का पॉलीमर है। तो ये याद रखना कि जो अपना ए बैंड है और थिक फिलामेंट है किसका पॉलीमर है, मेरोमायोसिन का पॉलीमर है। ठीक है, तो यहाँ मेरोमायोसिन दिखाई दे, तो ये मेरोमायोसिन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट ईच मेरोमायोसिन हैज अ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब देखो ये जो मेरोमायोसिन है ये 2 मेरोमायोसिन है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो एक होता है ग्लोबुलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म एंड टेल होता है। ठीक है, तो इतना जो पार्ट होता है एक ग्लोबुलर हेड विथ ये शॉर्ट आर्म, इसे बोलते हैं अपन शॉर्ट आर्म। और जो ये पीछे वाला पार्ट है ये होता है इसका टेल। तो समझ में आ रहा है कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल होता है। अब ये जो ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म है इसी को अपन मिला के बोलते हैं क्रॉस आर्म। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मेरोमायोसिन। अब देखो जो हेड है,
जो हेड है ये अपन को हेवी दिख रहा है, तो इसी को अपन बोलेंगे हेवी मेरोमाइसिन। जो अपना ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म है इसी को बोलते हैं अपन हेवी मेरोमाइसिन। द लैटर यानी जो टेल है उसे बोलते हैं अपन लाइट मेरोमाइसिन। द हेवी मेरोमाइसिन कंपोनेंट द हेड एंड शॉर्ट आर्म। तो हेवी मेरोमाइसिन में क्या आता है, हेड एंड शॉर्ट आर्म, ये दो आते हैं अपना हेवी मेरोमाइसिन। Projects outwards at a regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myosin filament and is known as cross arm. तो क्रॉस आर्म इज नथिंग बट जो अपना हेड एंड शॉर्ट आर्म जो प्रोजेक्ट हुआ है आउटवर्ड उसी को बोलते हैं अपन क्रॉस आर्म। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम। तो यहाँ जो ग्लोबुलर हेड है उस पर क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एटीपेज एंजाइम होता है जो कि एटीपी का ब्रेक डाउन करता है। हैज़ बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन एंड बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन। तो यहाँ क्या क्या होता है, एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। सिंपल है, मायोसिन पे क्या है, एक्टिन आके बाइंड करेगा तो यहाँ एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और अपना जो एक्टिन है उस पर क्या होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। सिंपल है। और एक्स्ट्रा एक साइट होती है अपने मायोसिन पे, वो कौन सी होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट। सिंपल है, ये सिंपल स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, हाउ दिस मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट, वो अपन डिटेल में देखेंगे। देखो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, कौन सी थ्योरी है जिससे अपन मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करते हैं, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, विच स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, कि जो थिक फिलामेंट है उस पर क्या होता है, स्लाइडिंग होता है। और किसका होता है स्लाइडिंग, अपना थिन फिलामेंट का। थिन फिलामेंट का क्या होता है, स्लाइडिंग होता है थिक फिलामेंट पे, और उसी की वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब अपन इसे डिटेल में देखेंगे एक्चुअली ये कैसे होता है। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिंगल सेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है कैसे इनिशिएट होता है, अपने सिंगल नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन से। ठीक है, तो ये जो इंपल्स है अपन नर्वस सिस्टम थ्रू कहाँ से, मोटर न्यूरॉन थ्रू अपन मसल को भेजते हैं। मोटर न्यूरॉन्स अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। तो जो मोटर न्यूरॉन है अलॉन्ग विद द मसल फाइबर, तो सपोज ये अपना मसल फाइबर है, यहाँ से नर्वस सिस्टम से ऐसे इंपल्स आया थ्रू मोटर न्यूरॉन, और जो ये क्या है, मोटर न्यूरॉन ऐसे उसको कनेक्ट हुआ अपने मसल फाइबर को। तो मसल फाइबर और द मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट, तो इसको कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे अपन, मोटार यूनिट बोलेंगे। तो मोटार यूनिट में क्या आता है, मोटर न्यूरॉन विथ इट्स मसल फाइबर। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ ये मोटर न्यूरॉन आया और यहाँ क्या है, अपना मसल का सार्कोलेमा है, तो यहाँ ये जंक्शन बन गया, इस जंक्शन को अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटार एंड प्लेट। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग टू दिस जंक्शन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर। अपन ने अपना इसमें नर्वस सिस्टम में पढ़ा कि जब जब ये इम्पल्स आता है तो वहाँ क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, एसिटिलकोलिन, विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या करता है, अपने मसल्स में क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है मसल के सार्कोलेमा में। अब क्या होता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, स्प्रेड होता है थ्रू द मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर का जो थ्रू आउट द लेंथ है उसमें क्या होता है, सपोज ये इतना मसल फाइबर है तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो ये क्या होगा, ऐसा स्प्रेड होगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर एंड काउजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब क्या होता है कि ये जो मसल फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हुआ तो उसमें उससे क्या होता है कि मसल में क्या होता है, जो अपन ने देखा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कैल्शियम आयन का स्टोर होता है, तो वहाँ से क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का क्या होता है, रिलीज होता है इनटू सार्कोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ कैल्शियम का रिलीज हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। तो अपन ने ऊपर देखा कि जो एक्टिन होता है उस पर क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन पे क्या होता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, Ca+2 बाइंडिंग साइट होती है। तो क्या होता है, जो कैल्शियम रिलीज हुआ वो क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे वहाँ जाके अटैच होता है, ठीक है, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव आफ्टर, कि जैसे ही कैल्शियम उसके साइड पे अटैच हुआ क्या होता है, जो ट्रोपोनिन ने मायोसिन बाइंडिंग साइट को जो मास्क किया था एक्टिन पे, वो क्या होता है, वो मास्किंग रिमूव होता है, रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। एंड क्या होता है, फिर क्या होता है, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो जो मायोसिन है, मायोसिन पे क्या होता है
कि जो एटीपी बाइंडिंग साइट है वहाँ एटीपी आके बाइंड होता है, वहाँ एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूटिलाइजेशन करके मायोसिन हेड क्या करता है, बाइंड करता है, अपने एक्टिन पे बाइंड करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है। तो यहाँ उन्होंने यहाँ डायग्राम थ्रू बताया कि क्या क्या होता है इंसिडेंट। देखो एक्टिन फिलामेंट में सिंपल एक तो बात याद रखना कि जैसे इम्पल्स आया, इम्पल्स की वजह से क्या होता है कि जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा तो इम्पल्स स्प्रेड होता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी से क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्म में। जब कैल्शियम रिलीज हुआ, वो कैल्शियम क्या करता है, जो ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंडिंग साइट होते हैं उस पे जाके बाइंड होता है और वो क्या करता है, जो मास्किंग किया था ट्रोपोनिन ने मायोसिन के साइड, मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जो मास्किंग किया था वो मास्किंग रिमूव करता है। और क्या, तो यहाँ एक्टिन पे क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होते, ठीक है। जैसे ट्रोपोनिन वहाँ से हटता है तो मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होते हैं। अब देखो जो अपना मायोसिन है वो रेस्टिंग कंडीशन में था, उसका हेड ऐसे डाउन था, उसको यहाँ एक्टिन तक अपना हेड लेके जाने के लिए उसको क्या चाहिए, ऐसी एनर्जी चाहिए, ऐसे उसको अपना सर उठाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लाता है, तो यहाँ होते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, उस पर क्या होता है, एटीपी आके बाइंड होता है और एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, जहाँ से क्या होता है वो एनर्जी यूटिलाइज करता है। तो आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी क्या बनता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट बनता है और वो क्या करता है, वो इन एक्टिव स्टेट में चला जाता है कौन, मायोसिन, और क्या करता है यहाँ क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है। तो इतना समझ में आया कि मायोसिन हेड ने क्या किया, एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो अब देखो यहाँ ये बाइंड हुआ तो ये क्या करता है, ऐसा पावर स्कोप देता है, पावर स्कोप देता है, इसका मतलब क्या है, वो ऐसे पीछे की तरफ पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को, ऐसे पीछे की तरफ पुल करता है। तो उसे बोलते हैं अपन पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो उसकी वजह से क्या होता है, जेड लाइन अटैच्ड टू दीज एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। तो उस पुलिंग की वजह से क्या होता है, जेड लाइन्स भी पुल होती है, ठीक है, देयर बाय काउजिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेर। तो इसी की वजह से, उस पुलिंग की वजह से क्या होता है, सार्कोमेर का शॉर्टनिंग होता है, जिसे अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल हुआ। समझ में आया कि उस जो क्रॉस हेड बना था, क्रॉस ब्रिज बना था, उसने क्या किया, पुल किया, पुल की वजह से क्या हुआ, एक्टिन जो फिलामेंट थे वो जेड लाइन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुए और वो क्या हुए, वहाँ शॉर्टनिंग हुआ उसका, इसी को बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन बोलते। तो याद रखना कि जब भी ये मायोसिन हेड कॉन्ट्रैक्ट होता है तब एक चीज़ होती है, क्या होती है, तो जो अपना आई बैंड है उसका क्या होता है, शॉर्टनिंग होता है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के क्या होता है, आई बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड के क्या होता है, रिड्यूस होता है, वेयर एज द ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ। तो ए बैंड की लेंथ क्या होती है, जैसी की तैसी रहती है और जो आई बैंड होता है वो रिड्यूस होता है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हाट हैपन्स, तो आपको ये बताना है कि आई बैंड क्या होता है, रिड्यूस होता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आई बैंड रिड्यूस होता है, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। और जो ए बैंड होता है वो रिटेन द इट्स लेंथ, यानी ये कुछ नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये नॉर्मल रहता है, ठीक है। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू रिलैक्स स्टेट, ठीक है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, तो ये जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो क्या होते हैं, बाहर मायोसिन रिलीज करता है और जो मायोसिन होता है वो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है और वहाँ क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, और वो आता है अपना रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। और न्यू एटीपी फिर क्या होता है, न्यू एटीपी आएगा, वो उसका ब्रेक डाउन होगा और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी का यूटिलाइज करके वो क्या करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंड ये साइकिल फिर से यही रिपीट होती रहती है। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड काउजिंग फर्दर स्लाइडिंग। तो सिंपल है ना, समझ में आया। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न। तो ये प्रोसेस कब तक चालू रहता है, जब तक जो कैल्शियम है वो वापस उस अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला नहीं जाता, तब तक वो प्रोसेस चालू ही रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज जो कैल्शियम होता था उसका मेन काम क्या होता था, कैल्शियम का काम क्या है कि वो ट्रोपोनिन पे जाके अटैच करता है और ट्रोपोनिन का काम क्या था, मास्किंग करना। तो जब जब वहाँ कैल्शियम होगा तो ट्रोपोनिन मास्क नहीं कर पाएगा और मास्क नहीं कर पाएगा तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब ठीक है, तो जब अपन कैल्शियम को वापस पंप करेंगे तो ट्रोपोनिन अपने वापस से रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और वो क्या करेगा, मास्क करेगा मायोसिन बाइंडिंग साइट को, जिस काउजेज द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, जिसे अपन रिलैक्सेशन बोलते हैं।
द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल. रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड. तो सपोज बार बार ये इम्पल्स आ रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे अपन हेवी एक्सरसाइज बार बार अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होता है, रिपीटेड एक्टिवेशन होता है, और रिपीटेड एक्टिवेशन से क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड ड्यू टू अनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन. ठीक है, जिससे क्या होता है, फटीग होता है. तो रिपीटेड एक्टिवेशन से क्या होता है, याद रखना कि लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है. एएमसी को आ सकता है कि विच एसिड गेट एक्युमुलेटेड, तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता है जिसकी वजह से फटीग होता है. मसल कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड एज मायोग्लोबिन. तो मसल में क्या होता है, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग एक पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन बोलते हैं. मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव रेडिश अपीयरेंस. तो जिस मसल्स में मायोग्लोबिन हाई होता है उस मसल्स का अपीयरेंस कैसे होता है, रेड इन अपीयरेंस होता है. सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर्स. तो उसका रेड अपीयरेंस होता है इसलिए उसे अपन रेड फाइबर्स बोलते हैं. दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production. तो इस मसल्स में क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं. देखो रेड मसल में क्या क्या चीज़ें होते हैं, एक तो मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, मायोग्लोबिन होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं. तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो वो क्या करेंगी, मोर एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी. दिस मसल देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एरोबिक मसल. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है, एरोबिकली करता है, इसीलिए इस मसल्स को अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल्स. ठीक है. ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन. तो कुछ और मसल्स होते हैं जिनमें मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत ही कम होता है और वो पेल और व्हाइटिश अपीयरेंस होते हैं, एंड अपन उस मसल्स को क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन देम बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई. दे डिपेंड ऑन अनएरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी. तो यहाँ अपन डिफरेंस लिखते हैं कि रेड मसल में मायोग्लोबिन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, उन्हें एरोबिक मसल्स बोलते हैं, और उनमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कम होता है. प्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या होता है, कम होता है. ऑन अदर हैंड जो अपना वाइट मसल फाइबर्स होते हैं, वाइट मसल फाइबर्स होते हैं, वाइट वाले, उसमें क्या होता है, मायोग्लोबिन कम होता है, मायोग्लोबिन कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है, बट क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो अनएरोबिकली अपना जो एनर्जी की नीड है वो कंप्लीट करती है, अनएरोबिक. समझ में आया, सिंपल है ना, ठीक है.